इस वीडियो में हम और आगे स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था फर्स्ट पेडिग्री एनालिसिस, है ना। यहाँ पर जो जेनेटिक वो तो एक तरह का फैमिली ट्री के हेल्प से हम पेडिग्री एनालिसिस में जेनेटिक डिसऑर्डर्स का स्टडी कर रहे थे। उस चीज़ों को हम समझ रहे थे कि कैसे ये इनहेरिटेड हो रहा है एक पर्सन से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स किस तरीके का होता है, उसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यह जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो सकता है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्लियर। अब देखिए आप ये दोनों में क्या डिफरेंस है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या है, ये दोनों को समझना है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का मतलब, डिसऑर्डर का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, अबनॉर्मलिटीज, और ये जेनेटिक का मतलब इनहेरिटेड हो रहा है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब है कि ये जो अबनॉर्मलिटीज कॉज होगा ये जीन में अबनॉर्मलिटीज की वजह से होगा, किसी जीन, पार्टिकुलर जीन की वजह से ये अबनॉर्मलिटीज का होगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। लेकिन अगर ये क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है, जैसे क्रोमोसोम की संख्या कम गया या बढ़ गया, ऐसे केसेस में अगर डिसऑर्डर्स कॉज हो रहा है या कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, तब हम इसे क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दोनों ही पुराने जनरेशन से नए जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन ये जीन की वजह से हो रहा है और ये पूरा क्रोमोसोम की वजह से ही हो रहा है ना। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम इसके एग्जांपल में ले सकते हैं हेमोफीलिया, है ना, और क्या ले सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, है ना, और इसके एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, थैलेसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोनुरिया, etc। तो ये सब जो है कॉमन एग्जांपल है मेंडेलियन डिसऑर्डर का, जहां किसी जीन की वजह से इसके कैरेक्टर जो है वो अबनॉर्मल हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और वो इनहेरिटेड भी हो सकते हैं अगले जनरेशन तक। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में इसकी संख्या क्रोमोसोम की कम या ज्यादा होने की वजह से कॉज होगा, है ना। इसके एग्जांपल में हम जैसे ले सकते हैं डाउन सिंड्रोम्स, और ले सकते हैं टर्नर सिंड्रोम, और ले सकते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। समझे। तो ये है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इस सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेमोफीलिया। क्लियर। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे हेमोफीलिया है क्या, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो हेमोफीलिया सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया गया था वो रॉयल फैमिलीज क्वीन विक्टोरिया में डिस्कवर्ड किया गया था। इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहते हैं, है ना। तो आल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज क्यों कह रहे हैं पता चल रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले रॉयल फैमिलीज में रिपोर्ट किया गया था। क्लियर। इसके बाद इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिजीज होने पर हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण नहीं होता है, रुक जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर आप समझ रहे हैं,
जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन जो है वो हेमोफीलिया के केसेस में रुक जाता है और ऐसा होने से ब्लीडिंग 60 घंटे 70 घंटे तक लगातार होते रहता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। तो ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिजीज और ब्लीडर्स डिजीज। इसको रॉयल डिजीज भी कह सकते हैं और ब्लीडर्स डिजीज भी कह सकते हैं। ये एग्जांपल किसका है जी, तो ये एग्जांपल है एक्स लिंक्ड डिजीज या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का, है ना। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे। इसका मतलब क्या है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब, इसको कॉज करने के लिए जो अफेक्टेड जीन होगा वो किस पर होगा, एक्स क्रोमोसोम पर होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। जैसे मेल के केसेस में अगर एक्स और वाई है और इस एक्स पर अफेक्टेड जीन नहीं है तो ऐसे केसेस में ये मेल क्या होगा, ये नॉर्मल होगा जी। अगर इसके एक एक्स पर वो अफेक्टेड जीन है जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं तो ये मेल क्या होगा, ये हेमोफिलिक होगा। क्या होगा, हेमोफिलिक, है ना। फीमेल के केसेस में अगर एक्स एक्स है दोनों और दोनों पे किसी में भी अफेक्टेड जीन नहीं है तो ये फीमेल क्या होगी, ये मेल के केसेस में आपने देखा, ये फीमेल के केसेस में अगर दोनों एक्स में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है तो ये फीमेल भी नॉर्मल है ना। अगर कोई एक भी अफेक्टेड है तो ये हेमोफिलिक नहीं है लेकिन कैरियर है, मतलब डिजीज को अगले जनरेशन तक कैरी कर सकती है। अगर यहाँ दोनों जीन अफेक्टेड हो गए तब क्या होगा जी, तब यहाँ पर ये भी हेमोफिलिक हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि ये जो हेमोफीलिया ये दो टाइप का है, एक हेमोफीलिया ए और दूसरा क्या है, हेमोफीलिया बी, है ना। हेमोफीलिया ए में क्या होगा, इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 इसका फॉर्मेशन नहीं होगा और इसमें क्या होगा, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर। तो इसमें क्या क्या नहीं होगा, क्लॉटिंग फैक्टर 8 का फॉर्मेशन नहीं होगा और क्लॉटिंग फैक्टर 9 का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा, है ना। ये देख लिया आपने। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, यानी कि डिजीज को कॉज करने के लिए जो अफेक्टेड जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा। मेल के केसेस में कौन नॉर्मल है और कौन हेमोफिलिक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। मेल के केसेस में कभी भी ये कैरियर नहीं होगा। क्लियर। कैरियर होगा ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के केसेस में, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के केसेस में कभी भी मेल जो है वो कैरियर नहीं होगा। अब देखिए फीमेल के केसेस में क्या होता है, ये नॉर्मल है, कैरियर है, हेमोफिलिक है। अब हम कुछ क्रॉस करा कर देखते हैं कि अगर अलग अलग कपल्स के बीच मैरिज हो तो उनके बच्चे में क्या पॉसिबिलिटी है कि यह ट्रांसफर होगा। जैसे अगर हम कैरियर फीमेल लेते हैं, क्या लेते हैं, कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल लेते हैं। नॉर्मल मेल यानी कि मेल में किसी तरह का अफेक्टेड जीन नहीं है, तो ऐसे केसेस में कैरियर फीमेल के लिए क्या लेंगे, एक्स एक्स और एक क्रोमोसोम पर अफेक्टेड जीन है, मेल जो है वो क्या है, नॉर्मल है। अगर ये गैमेट बनाएगी तो किस तरीके का बना सकती है, एक ऐसा ओवम बना सकती है जिसमें अफेक्टेड जीन हो, दूसरा ऐसा ओवम भी बना सकती है जिसमें अफेक्टेड जीन नहीं हो। बट मेल जो भी स्पर्म प्रोड्यूस करेगा उसमें बिल्कुल भी चांस नहीं है कि होगा ही नहीं, एक्चुअली उसमें अफेक्टेड चूंकि है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे चांसेस क्या बनता है, एक्स यहाँ पे अफेक्टेड जीन आ गया, यहाँ पर एक्स है ना। इसके बाद अगर इससे क्रॉस करें तो एक्स एच और वाई, मतलब यहाँ पे अफेक्टेड जीन है, यहाँ पर एक्स एक्स और यहाँ पे एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर 50% जो बॉयज होंगे, ठीक है, या मेल चाइल्ड जो होगा 50% जो मेल चाइल्ड होगा उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि हेमोफीलिया हो सकता है और 50% मेल में हेमोफीलिया होने के चांसेस नहीं है। बट इन केस ऑफ फीमेल के केसेस में इस पे भी एक ही अफेक्टेड जीन है, उसमें क्या है, अफेक्टेड जीन है ही नहीं। तो फीमेल के केसेस में
कोई भी फीमेल जो है वो हेमोफिलिक नहीं होगी, मतलब उसकी जितनी भी बेटी हो जाए किसी में भी हेमोफिलिया नहीं होगा। बट ये पॉसिबिलिटी ये है कि 50% फीमेल चाइल्ड के केसेस में ये क्या हो सकती है, कैरियर हो सकती है। बट किसी भी फीमेल बेबी में हेमोफिलिया नहीं होगा, ये हेमोफिलिक नहीं होगी। ये आपने एक देख लिया एग्जांपल। अब हम कुछ और एग्जांपल इसी तरीके का देखते हैं, है ना। जैसे हम अगर कैरियर फीमेल लेते हैं, कैरियर फीमेल मतलब इसमें एक अफेक्टेड जीन कंटेनिंग क्रोमोसोम है, और हेमोफिलिक मेल लेते हैं, हेमोफिलिक मेल लेते हैं, तो कैरियर फीमेल में क्या होगा, XX, और हेमोफिलिया केसेस में एक जीन अफेक्टेड होगा। मेल में क्या होगा, XY, और यहाँ पे अफेक्टेड होगा ये जीन। अब ऐसे केसेस में जब ये गैमेट बनाएंगी तो दो टाइप का ओवम बना सकती है, दो में से कोई एक ही बनाएगी ना। ऐसा भी बना सकती है जिसमें अफेक्टेड जीन हो, और ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें अफेक्टेड नहीं हो, है ना। अब देखिए क्या आता है रिजल्ट हमारा। अगर ये इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या होगा, X इस तरीके से दोनों पे अफेक्टेड जीन आ गया, यहाँ एक पर अफेक्टेड जीन आ गया, है ना। यहाँ X इस तरीके से, और यहाँ X और Y। अब देखिए 50% जो मेल चाइल्ड है उसमें कैसा है, ये नॉर्मल, ऐसी पॉसिबिलिटी है, संभावना है ना। और 50% रेस्ट जो मेल चाइल्ड है इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, 50% मेल चाइल्ड है, 50% ये हेमोफिलिक हो सकता है, हेमोफिलिक हो सकता है ना। 50% जो फीमेल है वो भी हेमोफिलिक हो सकती है, और रेस्ट 50% जो फीमेल है वो क्या होगी, कैरियर। तो आप यहाँ पर फीमेल के केसेस में देख रहे हैं कि फीमेल विल इधर कैरियर और हेमोफिलिक, या तो वो कैरियर होगी या हेमोफिलिक होगी, वो नॉर्मल नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।